चलिए सभी का स्वागत है आप लोगों का जलवायु में। भारत के जलवायु में सबसे पहले जलवायु पढ़ने के पहले इसको जान लें कि आप जलवायु को कैसे पढ़ेंगे। जब तक इसको आप एक फ्रेम नहीं खींचेंगे तब तक आपको आसान नहीं होगा और आसानी से प्रश्न नहीं बनेगा, फिर आपको हर चीज़ रटना पड़ता है। जब इसको फ्रेम जान जाएंगे तब आपको आसान हो जाएगा पढ़ना। भारत में जलवायु से संबंधित हम पढ़ते हैं तो इसको 4 खंडों में बांट दिया। भारत में जलवायु का दशा में जलवायु की अवधारणा जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको भारत में मानसून जलवायु, भारत में कैसा जलवायु है? मानसून जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारत में। इस जलवायु भारत में पूरा मानसून जलवायु है तो समरूपता का मतलब हो गया कि भारत में उष्ण मानसून जलवायु, लेकिन विविधता कई क्षेत्रों में कई जलवायु मिलते हैं। ठीक है, विविधता जैसे मान लीजिए कि एक ही समय में उत्तर भारत में अगर ठंडा है तो इधर मौसम अनुकूल है। विविधता का मतलब ये है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है? ऐसा चीज़ जो भारत में जलवायु को प्रभावित करता है, मतलब कभी ठंडा आया, कभी गर्मी है, कभी पवन तेज चल रहा है, ये चक्रवात आ गया, तो उसी को बोलते हैं कि कौन कौन इससे कारक है जो प्रभावित करता है। उसके बाद दूसरा पेज में पढ़ेंगे भारत में मानसून। मानसून की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, 4 सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पढ़ेंगे। फिर भारत में मानसून का आरंभ, फिर भारत में मानसून का प्रवेश, तब भारत में मानसून का प्रकार। मुख्य रूप से 2 प्रकार है, ऐसे और भी जानना है, लेकिन मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही संबंध है मानसूनी गर्त, मानसून प्रस्फोट और मानसून विक्षेप। उसके बाद उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसको लौटती मानसून कहते हैं, उसी से संबंधित है मानसून निर्वतन। अब आते हैं भारत में वर्षा। संवहनीय वर्षा गर्मी के समय में होता है, संवहनीय वर्षा, जिसमें मुख्य रूप से 2 है, आम्र वर्षा और चेरी बलाम। नाम सुने हो? ये मानसून वर्षा की विशेषताएं क्या है भारत में और अगर वो जानना जरूरी है। वर्षा का वितरण मतलब कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है। अरब सागर की शाखा से कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी से कहाँ होता है, वो कितना सेंटीमीटर कहाँ होता है। वर्षावाहित तंत्र या शाखा, ये है वर्षावाहित तंत्र शाखा। 2 शाखा है भारत में वर्षा कराने का, एक अरब सागर की शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत में ऋतु तो ऐसे 4 प्रकार के होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और शरद ऋतु। लेकिन मुख्य रूप से 2 ऋतु ही, गर्मी में ही 2 भाग है, गर्मी और वर्षा। ठीक है, और शरद ऋतु में फिर 2, शीत सर्दी में घुसा हुआ है। ठीक है, भारत का जलवायु प्रदेश, यहाँ से भी जैसे पिछले बार पूछता है कि जलवायु प्रदेश कोपेन जो है विद्वान, उसने कैसे बांटा है, मुख्य रूप से कोपेन का पूछता है। तो ये है आपका सिलेबस, इसी का आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से बताएंगे आप लोगों को, उसके बाद इसमें जाएंगे, उसके बाद इसमें जाएंगे। तो अगर आप जलवायु को इस खंडों से इस तरह से बांट कर पढ़ेंगे तो जलवायु से किसी प्रकार का प्रश्न आएगा तो गलती नहीं होगा, क्योंकि जलवायु से प्रश्न जो आते हैं बहुत कॉन्सेप्ट का प्रश्न आता है। फैक्ट तो आता ही है लेकिन कॉन्सेप्ट अधिक है वहाँ पर। और अगर इसको बढ़िया से पढ़ लोगे तो मुफ्त 1 नंबर मुफ्त में, नहीं तो फिर रखते रह जाओगे, नहीं बनेगा। तो चलिए इसको लिखिए। चलिए, वेलकम, स्वागत है सभी का। जलवायु में नया टॉपिक है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत हम लोग विभिन्न अवधारणा पढ़ेंगे। मौसम, सबसे पहले मौसम पढ़ेंगे। ठीक है, मौसम में है तो बहुत समान चीज़ें कि मौसम, सब लोग मौसम बदल रहा है लोग बोलते हैं, लेकिन उसको अगर उससे पूछा जाए परिभाषा तो सटीक नहीं दे पाता, क्योंकि किसी चीज़ को जानने के लिए सटीक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मौसम अगर आप नहीं जानेंगे तो भारत में जो मानसून जलवायु है उसको आप नहीं लिख पाएंगे। मेंस में आपको में दिक्कत होगा कि मौसम में आपको लिखें क्या। यहाँ तो पीटी में काम चल जाएगा, ऑप्शन में बना देता है लोग।
वायुमंडल, सबसे पहले हम वायुमंडल को जानते हैं। वायुमंडल किसको कहते हैं? तापमान, आर्द्रता, वायु, पवने, वर्षा, दाब की स्थिति। यहाँ पे ये जो अभी है, मान लीजिए कि रूम को हम वायुमंडल मान लें, तो इस रूम में तापमान क्या है, तापमान की स्थिति, आर्द्रता की स्थिति, वायु, पवने, वर्षा, दाब, ये सभी का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? वायुमंडल कहलाएगा। वायुमंडल में अगर पूछेगा कि वायुमंडल का भाग क्या क्या है, तो यही है सर। अब प्रकार में आते हैं तो वायुमंडल मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। सबसे नीचे संताप मंडल, उससे ऊपर क्षोभ मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। विशेष मंडल में हम पढ़ेंगे या पढ़ा दिए होंगे भूगोल में, अगर नहीं पढ़ाए होंगे समान भूगोल में तो पढ़ा देंगे, देखेंगे कि उसमें पढ़ाएँ कि नहीं। 2 चीज़ें वहाँ बचा हुआ है, एक वायुमंडल शायद बचा हुआ है, वायुमंडल बचा हुआ है, वायुमंडल नहीं पढ़ा पाए, वायुमंडल हम वहाँ पढ़ेंगे। अभी यहाँ इतने ही जाना है भारतीय भूगोल में, क्योंकि वो समान भूगोल जो चीज़ें हैं तो समान भूगोल में हम पढ़ाएंगे। ये हो गया। अब कहता है कि मौसम किसको कहते हैं? मौसम। तो वायुमंडल की जो अवस्था है, यानी जो ये अवस्था है, तापमान, आर्द्रता, वायु, पवने, वर्षा, दाब, इसका कम समय में परिवर्तन हो जाए। जैसे भी थोड़ा गर्मी है, फिर ठंडा हो गया, हो सकता है वर्षा आ जाए, तेज हवा बहने लगे, यानी कम समय में क्षणिक परिवर्तन, यानी कम समय में, क्षणिक का मतलब होता है कम समय में परिवर्तन होना, क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। मौसम हमेशा तुरंत बदलते रहता है। जैसे भी देखो, कुछ देर पहले क्या था, पूरा हवा आया, फिर बारिश तेज से, फिर धीरे धीरे बारिश हो रही है, ठीक है, फिर कुछ देर के बाद धूप निकल जाएगा, फिर कड़ा धूप हो सकता है, फिर हो सकता है कि शाम को फिर बारिश आ जाए, रात को ठंडा लगने लगे, यानी कम समय में बदलते रहता है। जैसे एग्जाम्पल में एक दिन में भी, एक सप्ताह में भी मौसम, उसको मौसम कहते हैं। नहीं कहता है मौसम की तरह तुम गाना है भी, और राजनीतिक में भी मौसम वैज्ञानिक भी किसी राजनेता के द्वारा कहा गया। क्लियर है ना? गाना से भी समझ सकते कि मौसम की तरह बदल जाओ तुरंत, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी गुस्सा, कभी मैसेज किया, कभी नहीं किया। तो मौसम की तरह मतलब हमेशा तुरंत बदलते रहता है उसको। तो कितने लोग हो इसमें मौसम वैज्ञानिक, बता दो। तो कम समय में, क्षणिक समय में मौसम यानी तापमान, आर्द्रता, वायु, पवने, वर्षा, दाब की स्थिति में क्या होना, परिवर्तन होना ही मौसम का लक्षण। क्षणिक मतलब कम समय में, हमेशा बदलते रहता है। लगता है इधर मौसम वैज्ञानिक है, सोच रही है, एक दिन में भी, एक सप्ताह में। अब ऋतुओं, अब देखो यहाँ कोई शब्द है, ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता का क्या कारण है? ऋतुओं में, ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब होता है ना। तो इसमें मौसम की दशा में, ऋतुओं में भी मौसम की दशा में परिवर्तन होता है, भिन्नता रहता है। जैसे अगर मान लीजिए गर्मी हम लेते हैं, तो गर्मी में आप देखिए कि मान लीजिए कि आपको राजस्थान क्षेत्र जाइएगा, खूब गर्मी रहेगा, ठीक उसी समय मतलब 12:45 दिन में अगर राजस्थान क्षेत्र में आपको 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो अगर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में या बिहार में तो कम मिलेगा। यानी ऋतुओं में भी मौसम की दशा में भिन्नता है। अगर एक दिन के आधार पर लेंगे, शरद ऋतु में अगर हम लेते हैं, ठंडा के ऋतु में एक दिन में लेते हैं, तो उसमें भी भिन्नता है। सुबह हो सकता है कि थोड़ा सा कम ठंडा होगा, यानी धूप निकलने के बाद, दोपहर के बाद फिर ठंडा बढ़ गया, रात को फिर अधिक ठंडा हो गया। ये दिन के आधार पे एक स्थान को, फिर उसी दिन में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दशा मिलता है वायुमंडल का। भारत में मौसम की भिन्नता होते हुए भी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। वो हम आगे पढ़ाएंगे कि क्यों, यानी समरूपता में भी भिन्नता है भारत में। भारत की एक विशेषताएं ये है कि समरूपता में भी भिन्नता, यानी गर्मी ऋतु है
तो पूरे भारत के लिए है गर्मी ऋतु, तो इस समरूपता को बताता है, यानी समान गर्मी, लेकिन उसमें भिन्नता है। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो कम गर्मी, आप उत्तर भारत में आएंगे तो अधिक गर्मी, फिर पश्चिम भारत में जाएंगे तो उससे अधिक गर्मी। आप अगर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ऊपर में जाएंगे लद्दाख तो पूरा ठंडा मिलेगा, यानी गर्मी में भी। दार्जिलिंग जाएंगे तो अलग अलग वातावरण मिलेगा, यानी एक ऋतु में भी भिन्नता है। ऋतु सब वर्षा ऋतु है या ऋतु गर्मी है या ठंडा है, लेकिन क्षेत्र के आधार पर क्या है, भिन्नता। तो उसका भिन्नता का क्या कारण है? ऋतुओं में भी मौसम की दशाएं में, मौसम का रूप में भिन्नता, यानी गर्मी मौसम है उसके रूप में भी भिन्नता, कहीं गर्मी है, कहीं कम गर्मी, कहीं वर्षा गर्मी में आ गया। इसका क्या कारण है? तो तापमान, वायुदाब, पवने की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण, याद रखना है ये 1 2 3 4 5 फंसाएगा ही कि ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता के कारण हैं। अब ये रहेगा ऑप्शन में, कॉन्सेप्ट का ये है। तो तापमान, वायुदाब, पवनों की दशा में दिशा एवं गति, आर्द्रता, वर्षण, फंसाने के लिए तुमको दे देगा सूर्य को सीधा किरणें आना इस ऋतु में या नहीं आना, वो फंसाएगा तो सूर्य को लेकर कॉन्सेप्ट डाल देगा, तो उसको आपको नहीं में जाना है। अगर ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता, सूर्य की कोई भूमिका नहीं होगी, ठीक है, समुद्र की कोई भूमिका नहीं होगी। हमारा जो वायुमंडल का जो ये स्थिति है, इस स्थिति जिम्मेवार है। वायुमंडल में तापमान, वायुदाब, भले तापमान का स्रोत सूर्य हो सकता है, लेकिन ऋतुओं मौसम की दशाओं में भिन्नता का वो कारण नहीं है, तापमान का वो स्रोत है। तापमान इसके लिए जिम्मेवार है, वायुदाब जिम्मेवार है, पवन की दिशा एवं गति जिम्मेवार है, आर्द्रता है, वर्षण है। इसको आपको याद रखना होगा, नहीं तो फिर एग्जाम में कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। चलिए लिखिए इसको। समुद्र तल से दूरी भी डाल सकते हैं, वो तो हम दूसरा बताएंगे। दूसरा चलिए अगला समझिए, जलवायु। जलवायु का क्या परिभाषा है? मौसम की दशा में लंबे समय में औसत परिवर्तन, लंबा समय में, वो लंबा समय 50 वर्ष या से अधिक, जब वो मौसम में दशा में परिवर्तन होता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जलवायु। परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन। इसीलिए क्या आप समझ में आ गया जलवायु परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन हुआ ना, क्या परिवर्तन हुआ? ये पहले माना जाता था हिंदी पंचांग के अनुसार कि रोहिणी नक्षत्र तक गर्म बारिश होगा ही नहीं। हम लोग की याद में भी कि रोहिणी नक्षत्र सबसे ज़्यादा तपता था। किसान लोग मानता था कि रोहिणी नक्षत्र अगर तपा यानी गर्मी हुई, एक भी बारिश नहीं हुआ तो फसल जो धान के लिए बहुत उपयोगी होता था। कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, कोई भी किसी प्रकार का रोग धान में नहीं लगता था। लेकिन अब क्या है, रोहिणी नक्षत्र में जो कुछ दिन पहले जो बारिश हुआ, रोहिणी नक्षत्र में भी क्या हो गया? बारिश हो गई। यानी पहला ये हिंदी पंचांग के अनुसार, उसके बाद अंग्रेजी तिथि के अनुसार ये माना जाता है कि भारत में मानसून प्रवेश 5 जून के बाद ही करेगा, बारिश होगी। लेकिन आप देख लीजिए अप्रैल और मई में हो गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया ना? नहीं हुआ? तो साइक्लोनिक है ना सर? हाँ, तो साइक्लोनिक है ना? है तो वही तो कह रहा है कि मौसम की दशा में लंबे समय में औसत परिवर्तन से है जलवायु। नहीं, जलवायु में अब परिवर्तन दिख रहा है। आप देखते होंगे कि ठंडा के समय में पूरा ठंडा होता था पहले, अब बहुत कम दिन ठंडा होता है। गर्मी में पूरा गर्मी, अप्रैल मई जून 3 महीना में तो कोई बारिश की गुंजाइश नहीं। लेकिन अब 5 जून के पहले बीच बीच में भी बारिश हो जाता है। यानी जलवायु की दशा में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। मौसम की दशा में लंबे समय में जो औसत वार्षिक परिवर्तन होता है उसको वार्षिक लिया जाता है।
उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। इसमें बदलाव कितने दिनों में, कितने वर्षों में, समय में 50 वर्ष या इससे अधिक होता है। मुख्यतः हम जलवायु में उष्ण जलवायु पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में कैसा जलवायु है, उष्ण जलवायु। देखिए एकदम उष्ण खोजना है कहाँ पे है। समान तौर पर ऐसे उसको भी दो भागों में बांटा गया है, शीतोष्ण और उष्ण करके, वो तो आगे बताएंगे। लेकिन एक शब्दों में अगर पूछेगा कि भारत में कैसी जलवायु है, तो उष्ण जलवायु है। उष्ण का मतलब होता है ताप प्लस गर्मी अधिक। इसका कारण है उस जलवायु होने का, क्योंकि भारत जो है कर्क रेखा भारत से ही गुजरती है, तो स्वाभाविक है कि और विषुवत वृत्त के निकट है, विषुवत वृत्त के निकट है, जिसको भूमध्य सागरीय रेखा कहते हैं। नहीं है निकट, पिछला जो दक्षिण भारत जिसको कहते हैं। उत्तर भारत भले दूर है, इसलिए अगर भारत में पूछेगा कि भारत में जलवायु अगर दो रूप में पूछेगा, तो दक्षिण भारत में उष्ण जलवायु और कर्क रेखा का उत्तर भाग शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। अगर कटिबंध के आधार पे अक्षांश रेखा के, अगर अक्षांश रेखा के आधार पे पूछेगा तो भारत में दो प्रकार का जलवायु है। दक्षिण भारत उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा को उत्तर जाइएगा ऊपर में तो शीतोष्ण। इसका कारण है कि कर्क ये दक्षिण भारत जो है भूमध्य रेखा के निकट है, इसलिए शीतोष्ण, और वो दूर है इसलिए ये सॉरी उष्ण है, और वो दूर है इसलिए शीतोष्ण। क्लियर हो गया ना? अंतः उष्ण भी कहते हैं। हाँ, अंतः उष्ण दक्षिण भारत को अंतः उष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं। अंतः उष्ण की कुछ नहीं, भारत को पूरा अंतः उष्ण कटिबंध कहेंगे, क्योंकि उसमें शीतोष्ण भी है उष्ण भी है। ठीक है, दक्षिण भारत में सर हो जाएगा उष्ण, उष्ण वो कटिबंध पे बताएंगे। लेकिन अभी क्या याद रखना है, जलवायु में पूछेगा तो कैसा उष्ण जलवायु, एकदम एक बात में भारत में उष्ण जलवायु। और कहाँ उष्ण जलवायु पाया जाता है? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया कौन है हुआ? इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, मलेशिया। क्लियर हो गया ना? अब मानसून में एक ऐसी जलवायु से, मानसून किसको कहते हैं? मानसून है एक ऐसी जलवायु से जिसमें ऋतुओं के अनुसार क्या होगा? परिवर्तन होगा। ऋतुओं के अनुसार किसमें परिवर्तन? पवन ऋतुओं के अनुसार। कौन ऋतु? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तीन को मुख्य रूप से ऋतु है। एक ऐसी जलवायु से, जलवायु में ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में क्या हो जाता है? दशा में नहीं, दिशा शब्द है यहाँ, दशा नहीं लिखे हैं। दिशा का मतलब होता है प्रवाह को बताता है, उत्तर की, दक्षिण की, पूरब की, पश्चिम। ठीक है, दिशा। और दशा का मतलब होता है पवन में थोड़ा तेजी, थोड़ा कम तेज। पवन का दशा क्या हो सकता है? पूरा तेज या पूरा कम या मध्यम ही हो सकता है। और पवन की दशा किसको कहेंगे? तो पवन अपने साथ हो सकता है पानी ले रहा हो, पानी नहीं ले रहा, ये जो बात है ना। और पवन का दशा क्या हो सकता है? अपने साथ धूलकण भी साथ में ले रहा, उसको दशा बोलेंगे। दिशा का मतलब होता है किसी दिशा में जाना। तो मानसून किसको कहते हैं? एक ऐसी जलवायु से जिसमें ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण का मतलब होता है बदलाव होना। उत्क्रमण का अर्थ क्या होता है? बदलाव होना। जैसे भारत को लेते हैं तो गर्मी एवं वर्षा ऋतु में पवन किधर से चलता है? सागर से स्थल की ओर जाता है ना। और अगर हम फिर दूसरा देखें इधर तो वर्षा हो गया, शरद एवं शीत ऋतु, शरद प्लस शीत ऋतु में वो स्थल से किधर आता है? सागर के लौटती हुई मानसून। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हो गया क्लियर? यहाँ कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं? उत्क्रमण का मतलब होता है पवनों की दिशा में बदलाव होना। तो पवनों की दिशा में बदलाव होना ऋतुओं के आधार पे, ऋतुओं के किसी जलवायु में, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, किसी जलवायु कैसी जलवायु से, तो हम भारत लेते हैं तो भारत में कैसा जलवायु है? उष्ण जलवायु में ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशाओं में बदलाव। दिशाओं का मतलब, बदलाव का मतलब उत्क्रमण। दिशाओं में बदलाव ऋतुओं के अनुसार ही क्या कहलाता है? मानसून। तो शरद, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में
सागर से स्थल की ओर, जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। और अगर हम शरद प्लस शीत ऋतु में आते हैं तो स्थल से सागर की ओर पवन बहता है, जिसको हम लोग लौटी मानसून कहते हैं। क्लियर हो गया? हम कल बताए थे। चलिए लिखिए। सर पवन की दिशा सर सूर्य की स्थिति पर निर्भर करती है। पवन की दिशा नहीं, हाँ, सूर्य की स्थिति में, वो सूर्य की स्थिति में क्या, कर्क रेखा और मकर रेखा। जहाँ कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो सागर से स्थल की ओर जाएगा। ये ना, चलो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होगा तो ITCZ ऊपर खिसकेगा, तो ये कोरिस बल ये ऊपर खिसकेगा, तो जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं वो पार करेगा विषुवत वृत्त का। और जैसे ही पार करता है तो वहाँ पे एक बल लगता है। कौन बल? बल। उसको ठेल देता है, भाई इधर नहीं, अब दाएं ओर मुड़ जाओ। तो पवन की दिशा का बदलाव सूर्य के कर्क और मकर रेखा की स्थिति पे, कर्क रेखा पे उलंबन पड़ेगा तो पवने सागर से स्थल की ओर, और जब मकर रेखा पर लंबन पड़ेगा तो स्थल से सागर की ओर। कहाँ तुमको क्लियर हो गया? कहीं खो गई है? नहीं, चलो लिखो। अब हम आगे देखते हैं भारत की मानसून जलवायु। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, तब लिखना। समझा देते हैं। ये समझ गया तो एकदम आराम से कॉन्सेप्ट वाला मार्क कितनों घुमा पूछेगा नहीं पहुंच सकता। समरूपता मतलब होता है एक समान। समरूपता मतलब एक समान। समरूपता में अगर हम भारत को बाहरी देशों से ले या बाहरी क्षेत्रों से ले तो क्या है, मानसून पवनों की जो व्यवस्था है वो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तो क्या करता है, एकता प्रदान करता है। एकता से जो है किसी के साथ सामाजिक वार्तालाप या आर्थिक या राजनीतिक नहीं, मानसून भी एकता प्रदान करता है। क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में जैसा मानसून है वैसा ही भारत में, वहां भी उष्ण तो यहाँ भी। क्लियर हो गया? तो एकता किसके किसके बीच, मानसून पवने एकता प्रदान करता है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया। यहाँ क्लियर हो गया? अब आते हैं एकता मतलब समरूपता में पूरे भारत है। ये पूरा भारत में कैसा मानसून है, उष्ण मानसून या मानसूनी जलवायु, एक ही बात होगा। कभी उष्ण मानसूनी ऑप्शन में दे देगा या मानसूनी जलवायु। पहले समझ लो तो पहले समरूपता मतलब फिर कैसे करोगी। समरूपता का मतलब हुआ कि यहाँ ये भारत जो है पूरा, इसमें कैसा जलवायु है, उष्ण मानसूनी या मानसूनी जलवायु। लेकिन सभी जगह उष्ण मानसूनी या मानसूनी जलवायु भारत में पूरा, लेकिन इसमें भी क्या है, विविधताएं हैं। कैसे विविधताएं, प्रादेशिक विविधता। जैसे अगर हमने यहाँ ठंडा अधिक तो यहाँ गर्मी अधिक हो गया, यहाँ वर्षा अधिक तो यहीं पे वर्षा कम। ये जो तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र में इसलिए क्या है, समान। क्या है, समान होता है। क्योंकि समुद्र के नजदीक है तो वहां समान होगा। समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है। जब समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ेगा तो समान वहां महसूस ही नहीं होगा कि गर्मी है कि ठंडा है, शरद ऋतु। आपको कोई पता नहीं चलेगा कि वर्षा ऋतु है, कुछ भी नहीं। वर्षा ऋतु भी में जैसा नजर आएगा वैसा वहाँ ठंडा के समय में भी अगर आप कोकम तट, महाराष्ट्र के तट पे, कोरोमंडल तट, बंगलोर का जो समुद्र है, समुद्र किनारे आपको पता नहीं चलेगा कि गर्मी है कि ठंडा है कि क्या। क्यों? क्योंकि समुद्र के जल का समकारी प्रभाव पड़ता है। जब समकारी प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ कुछ भी आपको नहीं बुझाएगा। लेकिन विषमकारी प्रभाव कहाँ पड़ता है, अंदर में जो क्षेत्र है, ये बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब जो क्षेत्र है विषमकारी प्रभाव। तो आप देखिए कि समरूपता मतलब हुआ कि उष्ण मानसूनी जलवायु है ना सभी जगह।
विषमता क्या है? विषमता कैसी है? प्रादेशिक विविधताएं। विविधता कैसा है? प्रादेशिक, तो क्षेत्र के आधार पे, कहीं ठंडा गर्मी अधिक, कहीं वर्षा कम, तो कहीं वर्षा अधिक, कहीं समान, है ना? प्रादेशिक विविधता है। प्रादेशिक विविधता का मतलब होता है क्षेत्र के आधार पे। समरूपता तो ये है कि उसने मानसूनी या मानसूनी जलवायु है, लेकिन विविधता है कि ऋतुओं में, विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के। अगर गर्मी ऋतु में भी, अभी राजस्थान जाइएगा खूब गर्मी है, लेकिन अभी ही अगर आप चल जाइए उधर हिमालय, महान हिमालय के क्षेत्र में, तो बहुत ठंडा लगेगा। लोग एकदम कोट जैकेट पहन के सैर करता है। तो क्या है? प्रादेशिक विविधताएं। प्रादेशिक विविधताएं है क्या? यानी भारत का मानसून जलवायु समरूप भी है और प्रादेशिक विविधताएं भी इसमें पाई जाती है क्षेत्र के आधार पर, इधर उधर। अब प्रादेशिक विविधताएं का क्या कारण? अगर ये विविधताएं यहाँ अधिक ठंडा है, यहाँ अधिक गर्मी है, अधिक कम वर्षा है, यहाँ अधिक वर्षा है, एक समान है तट के किनारे, इसका क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। तो कारण में याद रखना, पवनों की प्रतिरूप अनुरूप कने से कने बढ़ रहा, तापक्रम एवं वर्षा, ताप की स्थिति और वर्षा की स्थिति, ऋतुओं का लय और आर्द्रता एवं शुष्कता, ये मुख्य रूप से इसका कारण है। पूछेगा कि दिसंबर माह में आपको हिमालयी क्षेत्र में माइनस तापमान -सेल्सियस में होना, और उसी समय राजस्थान में प्लस में उसका तापमान होना, इसके क्या कारण है? इसी में कोई कारण नहीं है। यहाँ अधिक वर्षा, यहाँ कम वर्षा, इसका क्या कारण है? इतना ये चारों आधार, चारों कारण। भौगोलिक स्थिति में सर। हाँ, भौगोलिक स्थिति में तो कारण कौन जिम्मेदार है? प्रादेशिक विविधता है, लेकिन कारक कौन है? ये है। कारण तो ये है ना, प्रादेशिक विविधता तो है। प्रादेशिक विविधता मतलब इधर अधिक गर्मी, इधर अधिक ठंडा, ये विविध का रूप है। लेकिन उसका कारण क्या है? पवनों की प्रतिरोध, तापमान एवं वर्षा, ऋतुओं का लय, आर्द्रता एवं शुष्कता। अब स्वरूप आप देख लीजिए, मतलब ये जो प्रादेशिक विविधता है, इधर ठंडा इधर गर्मी, इसका क्या रूप है? यही रहेगा। ये 4 लाइन से ही प्रश्न रहेंगे। पहला कि भारत के विभिन्न प्रदेश के मौसम एवं जलवायु को एक दूसरे से अलग करता है। भारत में है लेकिन अलग, इधर अधिक गर्मी इधर अधिक ठंडा, तो अलग कर रहा है ना। जलवायु भी अलग करता है भारत को एक दूसरे से। जैसे दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार की जलवायु से क्या है मानसूनी जलवायु पूरा, लेकिन क्षेत्र के आधार पे भी भिन्न है। तो नहीं पड़ता तो मारता, ऐसा थोड़े होगा। हाँ, तो फंसाइए लगा नहीं पढ़ोगे तो। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुगत अंतर पाया जाता है। ऋतुओं में भी अंतर पाया जाता है। ठंडा ऋतु में यहाँ पे प्लस में ही रहता है, बिहार में तो वहां जगह माइनस के माइनस हो जाएगा, आदमियों बर्फ बन जाएगा। नहीं, ऋतुगत अंतर पाया जाता है। अगला, भारत में हिमालय क्षेत्र में वर्षा मुख्यतः क्या होता है? हिमपात से होता है। वर्षा का रूप हिमपात है। लेकिन जबकि देश के अन्य भागों में, हिमालय के छोड़कर जितना भाग है, वर्षा जल की बूंदों से होता है। यही विविधताएं हैं। प्रादेशिक विविधताएं में क्या है? यही रूप है। और अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो कितनों पूछेगा विविधताएं से और समरूपताएं से, इतना तो आप नहीं गलत करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग जलवायु का, भारत के जलवायु का प्रादेशिक विविधता हम लोग पढ़े थे। एक समरूपता और एक विविधता। समरूपता मतलब पूरे भारत में जलवायु का प्रकार में एक ही जलवायु, एक नाम अगर पूछेगा तो उसी का तो जानते ही। लेकिन फिर विविधताएं उसमें भी,
तो विविधताएं दो प्रकार का होता है, एक तापमान के आधार पे और एक वर्षा के आधार पे। तापमान के आधार पे ही निर्धारण होता है कि गर्मी आ गया या शरद ऋतु है या शीत ऋतु, और वर्षा तो वर्षा। क्लियर हो गया? यानी तापमान में 3 ऋतु, तापमान 3 ऋतु का निर्धारण करता है, एक वर्षा ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु, एक शरद ऋतु और एक शीत ऋतु। वर्षा ऋतु कहाँ सोच रही हो, कहाँ खोई हुई हो, कौन दुनिया में? सरपंच का चुनाव जीतना है क्या? ठीक है। तो तापमान के आधार पे, तब देखो तापमान के आधार पे क्या भिन्नताएं, भिन्नताएं मतलब विविधताएं क्या क्या? हाँ, तो ग्रीष्म ऋतु में अगर हम पश्चिमी मरुस्थल यानी राजस्थान क्षेत्र में जाते हैं तो 55 डिग्री सेल्सियस वहां पे तापमान है। गर्मी में सबसे अधिक तापमान कहाँ है? भारत में पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान 55 डिग्री सेल्सियस। अब शरद ऋतु में अगर आते हैं तो लेह में कितना चल जाता है? -43 डिग्री सेल्सियस। याद रखेगा, जून माह का कोई एक दिन ले लो, अब जून माह आने वाला है, जून माह का कोई एक दिन में अगर हम देखेंगे तो चुरू राजस्थान में पड़ता है, चुरू राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, जगह का नाम राजस्थान में, ठीक है। तवांग ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे 20। जून माह में कोई अगर एक दिन ले लें तारीख में या दिन में कि सोमवार को, तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश में तवांग में जाएंगे तो वहाँ 19 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक उसी दिन अगर आप चुरू राजस्थान में जाएंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस। भिन्नताएं हैं, तापमान में है भिन्नता। अब दिसंबर माह में आते हैं, दिसंबर माह के किसी एक रात को, पूरे दिसंबर 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में कोई एक रात को अगर हम लेते हैं तो द्रास जम्मू कश्मीर में पड़ता है -45 डिग्री सेल्सियस। उसी रात को अगर आप चेन्नई जाएंगे या तिरुवनंतपुरम जो है वहां जाएंगे या चेन्नई जाएंगे तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस तापमान। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आइए 24 घंटे कर लीजिए। अगर हम 24 घंटे का तापमान लेते हैं, गर्मी ये आप 24 घंटे का अगर तापमान हम लेंगे किसी भी दिन का, किसी भी रात का, तो केरल एवं अंडमान, यहाँ निकोबार नहीं है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन में मार देना एकदम आंख मूंद के कि वो अंडमान तो था ही, अंडमान निकोबार, यहाँ सिर्फ अंडमान है। अंडमान और निकोबार दोनों मिला के बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो केरल एवं अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात का तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता, जबकि केरल भारत के पश्चिमी तट पर है, दक्षिण में, और ठीक अंडमान जो है पूर्वी भाग में है ना। लेकिन तापमान में अंतर नहीं होता। कितना तापमान? 7 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम ठीक उसी प्रकार अगर हम स्थल भाग में जाते हैं, ये तो समुद्र तट के किनारे की बात हो गई, थार मरुस्थल में जाते हैं तो दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस और रात का क्या हो जाएगा? वही थार मरुस्थल में रात को हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। ये पूछा था यहाँ से प्रश्न कि क्या परिवर्तन होगा। थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम तो थार मरुस्थल नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग का जो गांव है जहाँ घर है वो पूरी तरह से क्यों नदी के किनारे काफी बालू मिलेगा, बहुत लगभग 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बालू ही बालू मिलेगा। दिन को बहुत गर्मी होगी, अभी दिन में, और ठीक रात को चादर ओढ़ना पड़ जाएगा। अभी रात को चादर ओढ़ना पड़ जाएगा तुमको 11 बजे के बाद। नहीं, वो जो आप लोग यूज करते हैं क्यों नदी का भी बालू धरा रहा है, उसमें कई किस्म है बालू का। तो ठीक उसी प्रकार थार मरुस्थल में क्या होता है? दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, रात का क्या हो जाता है? और आप ये एक चीज दिमाग में बैठा लें कि समुद्र के किनारे जलवायु का, मौसम की दशा में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। आगे हम बताएंगे कि आप अगर चेन्नई में हो या कोलकाता में या बंगलौर में या मुंबई में, पता ही नहीं चलेगा कि कब वर्षा ऋतु आ रहा है, कब शरद ऋतु है, कब शीत ऋतु है,
कब ग्रीष्म ऋतु है पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे समुद्र का समकारी प्रभाव है। जलवायु का समकारी प्रभाव क्या है, अभी समकारी प्रभाव क्या हुआ आगे बताएंगे, अभी आप लोग इतना ही जानो। चलिए लिखिए। अब आते हैं तापमान, तो भिन्नता आप देख लिए कि कैसे कैसे है। अब वर्षा की भिन्नता देखिए, विविधता है। औसत वर्षा को अगर हम लेते हैं तो खासी पहाड़ी मेघालय में पड़ता है, ठीक है। और खासी पहाड़ी जो मेघालय में है, तो खासी पहाड़ी में अगर चेरापूंजी और मानसीराम है, पूछेगा चेरापूंजी और मानसीराम किस पहाड़ी के क्षेत्र में? खासी। गारो नहीं है, जयंतिया नहीं, खासी है, खासी मेघालय में। यहाँ पे जो वर्षा होता है, औसत वर्षा 1080 सेंटीमीटर होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए जैसलमेर राजस्थान में 9.9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मात्र औसत वर्षा। कितना कम होता है राजस्थान, सबसे कम वर्षा है ना यहाँ पे। अब तुरा भी गारो पहाड़ी के पास तुरा एक जगह है जहाँ एक दिन में जितना वर्षा होता है वहीं जैसलमेर में 10 वर्ष में जितना वर्षा होगा बराबर होगा। समझ जाओ। एक दिन में तुरो पहाड़ी जो है, तुरा जगह जो है गारो पहाड़ी के पास है, जहाँ पर एक दिन में जितना वर्षा होता है जैसलमेर में 10 वर्ष में जितना वर्षा होता है, दोनों क्या है? बराबर है। ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया ना, याद रखो। हाँ, लेकिन यहाँ तुरा जैसलमेर की तुलना कर रहा है कि तुरा में एक दिन में जितना वर्षा होता है, जैसलमेर में 10 वर्ष में जितना वर्षा होता है, दोनों बराबर। वार्षिक वर्षा में आते हैं तो उत्तर पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी मरुस्थल में 10 सेंटीमीटर वार्षिक, और उत्तर पूर्वी हिमालय में 400 सेंटीमीटर होता है। 400। क्लियर है ना। तुलना भिन्नताएं, एडिंग क्या है? विविधताएं। देख रहे हो ना, विविधताएं देख रहे हो, विविधताएं है ना। उत्तर पूर्वी हिमालय में 400 सेंटीमीटर, तो उत्तर पश्चिम हिमालय और पश्चिम मरुस्थल में मात्र 10 सेंटीमीटर अंतर है ना। ये सब क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय है, लेकिन भिन्नताएं हैं। तापमान में भिन्नताएं, वर्षा में भिन्नता। चलिए लिखिए। वर्षा की भिन्नता में हम लोग देखते हैं प्रचंड मूसलाधार वर्षा। प्रचंड मूसलाधार वर्षा जुलाई से अगस्त माह में गंगा डेल्टा और उड़ीसा तट पे होता है, ठीक है। और फिर शांत एवं शुष्क ऋतु में प्रचंड या मूसलाधार वर्षा कहाँ होता है? क्लियर हो गया। भिन्नताएं हैं। भिन्नताएं कैसा? समय का। फिर उसी तरह जून से सितंबर जो भी अब प्रवेश करने जा रहा है वर्षा ऋतु, इस समय जून से सितंबर में के अवधि को वर्षा ऋतु कहते हैं। इस समय जो वर्षा होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, और भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दिसंबर से फरवरी के अवधि के बीच शरद ऋतु, इस समय वर्षा जो होता है उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको लौटती मानसून भी कहते हैं। और इस मानसून से वर्षा सबसे अधिक कहाँ होता है? तमिलनाडु या चेन्नई या कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होता है। क्लियर हो गया ना कि भारत में समरूपता जो है जलवायु का उष्णकटिबंधीय है, उष्ण प्रकार का है, लेकिन विविधताएं पता चल गया कि कहीं अधिक वर्षा, कहीं कम वर्षा, कहीं अधिक ठंडा, कहीं कम ठंडा, कहीं अधिक गर्मी। क्लियर हो गया ना। ये क्या है? इसी को भिन्नताएं बोलते हैं। तो भिन्नताएं कैसा है? प्रदेश के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे? प्रदेश मतलब हुआ राज्य, अरे क्षेत्र या प्रदेशों। राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रदेश कहेंगे या राज्य इसको बोलते हैं, और भौगोलिक दृष्टिकोण से उसको क्षेत्र कहेंगे। यानी जो विविधताएं हैं भारत में जलवायु का, वो भू आकृतियां के दृष्टिकोण से, यानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, जलवायु के दृष्टिकोण से नहीं है।
जलवायु तो पूरा ऑल ओवर भारत में कैसा है जलवायु? उष्णकटिबंधीय। क्लियर हो गया? मानसून उष्णकटिबंधीय। क्लियर है? चलिए लिखिए इसको। चलिए हम लोग अब देखते हैं इसको, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है। हिमालय है, ठीक है, रेखा के इस भाग को उष्णकटिबंध, इस भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। भूमध्य रेखा है नीचे, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई समुद्र तल से दूरी हिंद महासागर। ये है, इधर से जो ठंडी पवन है, ध्रुव की ओर से जो ठंडी पवनें आती है उसको हिमालय क्या करता है? रोकता है ठंडी पवनें, ठीक है। इधर से जो पवन जाएगा इसमें टकराता है, पवन ऊपर उठने लगता है। जो ही पवन ऊपर उठेगा वर्षा होगा, नहीं उठेगा उसको जगह नहीं मिलेगा तो नहीं वर्षा होगा। इधर से ठंडी पवनें को आने से रुकता है तो इस क्षेत्र का आर्द्रता बना रहता है। इसीलिए दक्षिण पश्चिमी से पवन जो हमारा इधर से व्यापारी पवन इधर से जाएगा वो आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे। आप ये देखिए कि सब ये स्थल क्षेत्र है, स्थल क्षेत्र है। स्थल क्षेत्र में क्या होता है कि जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए स्थल क्षेत्र का वार्षिक तापांतर जो है ना उच्च होता है। और जल भाग ये क्या है? अरब सागर है, ये अरब सागर है। अरब सागर का जो क्षेत्र है जल भाग वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ये विशेषताएं। तो कहने का मतलब है कि आपका कर्क रेखा, हिमालय की स्थिति, अरब सागर, हिंद महासागर, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, आपको ये सभी भारत में जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। यही सब जो है कभी अधिक गर्मी, कभी अधिक ठंडा, तो वर्षा नहीं, बस इतना ही करना। ये हमेशा याद रखना है कि जो जहां पे भी गर्मी अधिक होगा तो दाब निम्न होगा। दाब क्या होगा? निम्न होगा। गर्मी अधिक होगा तो दाब निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। जो ही गर्मी कमते जाएगा फिर ठंडी की ओर जाएगा तो उस दाब के क्षेत्र में बदलता है। इसमें समझ लेना। तो हमेशा ये ध्यान रखना। इसीलिए आप देखते होंगे कि स्थल क्षेत्र जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा, इसलिए स्थल भाग जो आंतरिक भाग है भारत का ये, उसमें विषम जलवायु पाया जाता है। विषम जलवायु का मतलब हिमालय क्षेत्र में खूब क्या है? ठंडा है। वहीं राजस्थान के पास आइएगा तो उससे ज्यादा गर्मी। क्यों? इसका कारण है कि आंतरिक भाग जो है समुद्र तल से अधिक दूरी है। समुद्र तल से अधिक दूरी का मतलब आपको वहां पे ये जलवायु विषमता होगा। लेकिन ये तट के जो किनारे हैं, ये तट, यहाँ पे जलवायु समरूप होता है क्योंकि समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे पता नहीं चलता है कि किनारा कितने लोग रह रहे हैं, कि कब वर्षा आया, कब ठंडा है और कब ये गर्मी है। क्योंकि यहाँ पे तट के किनारे जलवायु पर समुद्र का समकारी प्रभाव और ये भूखंड जो अंदर वाला क्षेत्र है वहाँ पे विषमकारी प्रभाव। समुद्र में क्षेत्र में यानी जल क्षेत्र में देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा यह भाग। लेकिन स्थल भाग जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। तो आपको ये हिमालय, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से
ऊंचाई। ये सभी जो है भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला क्या है, कारक है। जलवायु का मतलब हो गया कि गर्मी आया, फिर बरसात आया, फिर ठंडा आया, उसमें ओला पड़ा, शीतलहरी, सब सुने हो ना, कोहरा आ गया। उस सभी को एक शब्द में जलवायु कहते हैं, परिवर्तन। तो चलिए इसको लिखिए, बनाइए। चलिए अब इसको हम लोग देख रहे हैं मुख्य रूप से कि भारत में भौगोलिक स्थिति एवं ऊंचावास संबंधी कारक में पहला कारक है अक्षांश, जो प्रभावित करता है। अक्षांश मतलब कर्क रेखा, ठीक है। अक्षांश में दो रेखा है, कर्क और मकर। कर्क रेखा और मकर रेखा, अक्षांश की दो रेखा, कर्क और मकर, ठीक है। तो कर्क रेखा में हम लोग आते हैं, एक विषुवत भी अक्षांशी रेखा 0 डिग्री पे 3, वो भी अक्षांशी रेखा। पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा क्या कहलाएगा, अक्षांश रेखा। बीच में 0 डिग्री है, ऊपर में 37 डिग्री पे कर्क और नीचे में 37 डिग्री पे मकर, ये है ना। और 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण, उसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय पट्टी, भूमध्य सागरीय रेखा। बीच में बताए होंगे, पहले क्लास में बताए कि नहीं, बताए। कर्क रेखा के उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंध, इसका मतलब है नक्शा हम बता दिए थे कि भारत का उत्तरी भाग जो है भूमध्य रेखा, जो विषुवत रेखा के पेटी जो 0 से 5 डिग्री क्या है, दूर है। तो जब दूर होता है, भूमध्य सागर से दूर है भारत का उत्तरी भाग मतलब कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है उसको उत्तर भाग, अगर दूर है तो क्या होगा, भारत के उत्तरी भाग में विषम जलवायु। विषम जलवायु का क्या अर्थ है, तापमान उच्च एवं निम्न। जहाँ तापमान उच्च होगा और तापमान निम्न होगा उसको बोलेंगे विषम जलवायु। विषम जलवायु, विषम जलवायु का अर्थ समझ गया। अगला, दैनिक एवं वार्षिक तापांतर क्या है, ऊंच है। दैनिक मतलब अगर प्रत्येक दिन निकालें तो ठंडा है तो भी खूब ठंडा है, तो ऊंचे को बताता है। गर्मी है तो खूब गर्मी है, वो भी क्या है, ऊंच को ही बताता है। वार्षिक तापांतर अगर औसत वर्ष एक साल का निकाला जाए तो भी ऊंच ही होगा, तब जब भूमध्य रेखा से दूर होगा तो। अब दक्षिणी भाग आते हैं। दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध क्षेत्र है, भूमध्य रेखा का क्या है, ये दक्षिणी भाग निकट है। तो क्या होगा दक्षिण भाग में प्रभाव, कर्क रेखा के नीचे जितना राज्य है, कुछ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एरिया को नीचे, समकारी जलवायु। समकारी जलवायु का मतलब होता है वर्ष भर ऊंचे तापमान। ऊंचे तापमान का यहाँ मत समझना कि 58 डिग्री सेल्सियस, ऊंचे तापमान का एक औसत तापमान से ऊंच है, ठीक है। तो औसत तापमान कितना माना गया है, वो माना जाता है उनको 22 डिग्री से 30 के बीच में, उसको एक एवरेज। उससे अधिक अगर हुआ तो क्या कहता है, बहुत गर्मी। जैसे अभी कितना है, 34 32 कौन सा जा रहा होगा, हाँ शाम में 42 में हो जाता है। तो सीधा यहाँ जाना, उतना डिग्री में नहीं जाना। समकारी जलवायु दक्षिण भाग जो है भूमध्य सागर के निकट है, ये समकारी जलवायु है। समकारी जलवायु का अर्थ होता है वर्ष भर ऊंचे तापमान, और दैनिक एवं वार्षिक तापांतर क्या है, कम है। किसकी तुलना में, उत्तरी भाग की तुलना में। क्लियर है ना। अब देखो भारत में पूछेगा एक शब्द में कि कैसा जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय मानसून। लेकिन अगर उत्तर भाग कहेगा तब, दक्षिण भाग कहेगा तो उष्ण। अब दूसरा, जल तथा स्थल का वितरण भारत में देखिए। जल, ये हिमालय है, ऊंची पर्वत हिमालय ये है, ये स्थल भाग है, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है। स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और लेकिन ये जल भाग है, ये सब जल है, ये जल क्षेत्र है, जल
ये जल क्षेत्र है सर, हिंदमाशा। तो ये देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। यहाँ समझो आप रहिए। स्थल भाग जल गर्म होता है, जल ठंडा होता है, और स्थल भाग और जल भाग देर से ठंडा, देर से गर्म, यानी गर्म देर से तभी तो ठंडा होता लिख दिया तुम लोग सुधार लेना। तो इन दोनों के बीच में क्या विभेदित तापमान है ना, स्थल और विभेदित तापमान है कि नहीं। अगर यहाँ पे जल्द गर्म होता, जल्द ठंडा होता, और ये भी जल्द गर्म होता, जल्द ठंडा होता, तो विभेदित तापमान नहीं कहेंगे। ये जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, और ये देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, इसलिए विभेदी अंतर है। तो जब विभेदित तापमान होता है तो क्या होता है, तो मानसून पवने का क्या हो जाता है, उत्क्रमण हो जाता है। ठीक है, उत्क्रमण दो रूपों में, या तो जल से स्थल की ओर जाएगा, या स्थल से जल की ओर जाएगा। और विभेदित तापमान के और क्या परिणाम होते हैं, विभिन्न ऋतु में विभिन्न वायु प्रदेश का विकास, मतलब विभिन्न ऋतु में, शीत ऋतु में तो चल जाओ उधर खूब पश्चिम भारत में, दिल्ली या हिमालय के क्षेत्र में पूरा कोहरा रहता है। ठीक उसी तरह बिहार में आओगे तो कम, और नीचे जाओगे चेन्नई कोलकाता तरफ तो कोई कोहरा नजर नहीं आएगा। तो विभेदित तापमान के कारण विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रदेश का विकास, वायु प्रदेश का विभिन्न ऋतु, 4 ऋतु है ना, गर्मी, वर्षा, शीत और शरद। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए। चलिए बस हिमालय पर्वत की क्या भूमिका है, हिमालय पर्वत की भूमिका इसका क्या, भारत में हिमालय पर्वत की क्या भूमिका है जलवायु का निर्धारण करने में। ठंडा, गर्मी, वर्षा, हिमालय की भी भूमिका है हिमालय पर्वत का। तो हिमालय पर्वत सबसे पहले भारत में प्रभावित जल विभाजक की भूमिका, जलवायु जल विभाजक की भूमिका में कौन निर्माण करता है, हिमालय। उत्तर की पवने, हिमालय को उत्तर से जो आता है, कहाँ उत्पत्ति होता है उसका, उत्तरी ध्रुव के निकट। पवने का रूप कैसा, ठंडा, प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर, मध्य तथा पूर्वी एशिया में। हिमालय की क्या भूमिका है इस पवन का, हिमालय इस पवन के लिए क्या काम करता है, रोक देता बोल हिमालय कि तुम उधरे रहो, तुमको भारत में आने नहीं देंगे, यानी सुरक्षा प्रदान करता है इस पवने से। अगर हिमालय नहीं रहता तो भारत में विभिन्न प्रकार के ऋतुआं नहीं आती, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न रंग के लोग नहीं होते। फिर उसी तरह जिस तरह से रसिया वगैरह में या चाइना में से गोरा काला रहता है, उसी तरह से लोग रहते हैं। हिमालय की बहुत बड़ी भूमिका, ठंडी पवने को आने देता ही नहीं, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जलवायु दशा है, ठंडा है, गर्मी है, शरद ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, हिमालय समझ गया क्या काम किया, उसको रोक दिया। अब दक्षिण की पवने, यानी दक्षिण से भूमध्य सागर की ओर से, दक्षिण की पवने मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून पवने, ये है ना। ठीक है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से व्यापारिक पवने, कोयलस पर्व के प्रभाव के कारण आईटीसी उत्तर खिसक जाता है, तो डर लेता है, बताए थे। रूप यानी स्वरूप की पवन का नाम दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवने। ये कैसा पवने है, आर्द्र पवने। आर्द्र का मतलब होता है अपने साथ क्या, नमी। नमी कहाँ से लेता होगा, सागर से पानी उठेते हुए चलता है, बारह में पानी भी ले रही है। क्यों, क्योंकि उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। प्रवाह उत्तर पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व में
पवन का नाम है दक्षिण पश्चिम, लेकिन उसका दिशा किधर हो जाएगा? उत्तर पूर्व। बता दिए हैं पहला ही क्लास में। हिमालय क्या भूमिका का, इसके लिए हिमालय क्या काम करता है? तो भारत के अंदर रोक देता, तुम अंदर ही रहो। तुम जितना पानी लेके आए हो उधर कहाँ ले जाओगे? भारत में दे दो। क्लियर हो गया? इसलिए रोकता है, मतलब वृष्टि छाया नहीं बनना। वृष्टि छाया बनेगा तो वर्षा नहीं होगी। वृष्टि छाया क्या है बताइए अभी इतने, ताकि कन्फ्यूजन पैदा हो क्या तुम्हारे दिमाग में। भारत के अंदर रोकता है और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। चलो लिखो। चलिए अब अगला चौथा और पांचवा कारण देखें इसका कि भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चौथा कारक है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी हम देखते हैं भारत का, तो भारत का लंबी तट रेखा गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक है ना, पहले पढ़ा दिए हैं तट रेखा। अब हम नहीं कोई उड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं सर। समकारी जलवायु और विषमकारी जलवायु। समुद्र का समकारी प्रभाव कौन क्षेत्र में पड़ता है? तटीय क्षेत्र में, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो जब वहाँ पे समकारी जलवायु का प्रभाव पड़ता है समुद्र का, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ठंडा गर्मी का कोई पता नहीं चलेगा। अभी भी मुंबई में चारों लोग ओढ़ के सोता है, जिसको ज़्यादा ठंडा लगता है तो मोलो ओढ़ लेता है। जबकि हम लोग के क्षेत्र में तो समुद्र के निकट जो भी चीज़ें होगी वहाँ समकारी जलवायु, समकारी प्रभाव पड़ेगा समुद्र का। मतलब तापमान की विषमता एवं ऋतु परिवर्तन में कोई अनुभव नहीं, ठंडा गर्मी क्या या कुछ भी पता नहीं समुद्र के किनारे। लेकिन विषमकारी जलवायु, समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन क्षेत्र में? आंतरिक प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ये सब, राजस्थान, पंजाब, आंतरिक जो क्षेत्र है यहाँ पर तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव होता है। हम लोग बिहार में इसीलिए पता चल रहा है शरद ऋतु आया, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु। लेकिन मुंबई या बंगलोर में जो लोग रह रहे हैं उसको चेन्नई में कुछ भी पता नहीं चलता। समुद्र तल से ऊंचाई, भारत की ऊंचाई हम देखें तो ऊंचाई के साथ जो ही समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो ऊंचाई के साथ तापमान क्या होगा? घटता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा। पूछेगा कि समुद्र तल की तुलना में स्थलीय भाग अधिक गर्म है, इसका क्या कारण है? तो दो कारण। एक कारण कि समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तापमान घटेगा, और दूसरा कारण है कि समुद्र जो है और ये देर से गर्म होता है जल भाग, और स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक उसी तरह ठंडा में आइएगा, कहेगा कि समुद्र क्षेत्र अधिक ठंडा स्थलीय भाग से, स्थलीय भाग से समुद्र अधिक ठंडा होता है क्योंकि वो देर से गर्म हो रहा है ना, तो देर से गर्म हो रहा है इसलिए अधिक ठंडा होगा। भारत में वायु की दशा क्या हो जाती है? विरल हो जाता है। विरल का मतलब क्या होता है? मैदानी क्षेत्र की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र क्या होगा? अधिक गर्म होगा, इसलिए अधिक ठंडा होगा। जैसे हिमालय, हम लोग मैदानी क्षेत्र में, बिहार मैदानी क्षेत्र, गंगा मैदान, इसकी तुलना में हिमालय तरफ अधिक ठंडा है। पहाड़े चढ़ जाओगे तो अधिक ठंडा मिलेगा। और इधर यहाँ पे पीटी देख लो, आगरा एवं दार्जिलिंग एक ही अक्षांश रेखा पे, एटलस में देख लेना, आगरा एवं दार्जिलिंग एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है, लेकिन दोनों का तापमान क्या है? अंतर है। आगरा 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल समुद्र के निकट है। आगरा कहाँ है? यूपी में। ये ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा है ना, और वायु, भारत में वायु की दशा क्या हो रही है? विरल हो रही है। ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा, लेकिन उसका जो आर्द्रता है या उच्चाच है वो उसमें भिन्नता होगी। अब आगरा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश में, ये एटलस में देख लो, ये बड़ा ये कहाँ पे है, और
देखिए अक्षांश पे तो आगरा से दार्जिलिंग जो है एक अक्षांश में कौन कौन स्थान है उसको देख लेंगे। भारत में अगला है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है ऊंचा आवास या भौतिक स्वरूप ऐसा क्षेत्र है भारत में। वो भी वर्षा, ठंडा, गर्मी, वर्षा नहीं होना, वर्षा अधिक होना, ये सब निर्धारण करता है। भारत का भौतिक स्वरूप कहीं पठार है भारत में, कहीं पर्वत है, कहीं मैदानी भाग है। ये सब जो चीज़ें हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब क्या करता है भारत में, तो तापमान की मात्रा एवं वितरण को प्रभावित करता है। वायु दाब की मात्रा एवं वितरण को, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा, इतना को प्रभावित करता है। आप समझो, यहाँ से पवन चलता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, पवन है, ये उन्हें समझा देता है कैसे वर्षा होता है। यहाँ टकराया पश्चिमी घाट पे, जहाँ टकराता है तो उसको बोलते हैं पवन मुखी ढाल। यहाँ से ये पवन चल रहा है ना, भूमध्य सागर से थोड़े लस बल प्रभाव के कारण मुड़ा, जहाँ ही पश्चिमी घाट पे टकराया तो उसको बोलते हैं पवन मुखी ढाल। दूसरे अर्थों में वृष्टि छाया नहीं बनना, जहाँ वृष्टि छाया नहीं बनेगा यानी पवनमुखी ढाल होगा, वहाँ वर्षा सबसे अधिक होगा। यहाँ से यहाँ टकराया इसलिए अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी घाट है, इधर तो नहीं आ पाएगा, इसको बोलते हैं पवन विमुखी ढाल, मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, कम वर्षा होता है, कम वर्षा होता है। किस मानसून से, दक्षिणी मानसून। अब यहाँ से पवन ऐसे जा रहा है, ऐसे नर्मदा ताप्ती होते हुए यहाँ टकराएगा, टकराएगा ना, यहाँ टकराएगा तो पवन मुखी होगा। कहाँ पे, यहाँ पे होगा पवन मुखी, लेकिन इधर पवन विमुखी हो जाएगा क्योंकि ये टकराएगा नहीं। अब ये पवन है, यहाँ टकराया, लेकिन यहाँ से निकलते हुए फिर चल जाएगा, ये पंजाब हरियाणा का मैदान है, ऐसे देखिए। इसका मतलब है कि ये राजस्थान क्षेत्र में वर्षा सबसे अधिक कहाँ होता है, तो दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पे, और पूर्वी में कम और पश्चिमी में भी कम, क्योंकि यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पवन टकराता है, सीधे निकल जाता है अरावली। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो पूछेगा कि राजस्थान में अरावली क्षेत्र में वर्षा कहाँ होता है, तो अरावली के दक्षिणी भाग में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पवनमुखी ढाल बन जाता है। ये किसके से, किस शाखा से है, अरब सागर। ये अरब सागर की बात कर रहे हैं, अरब सागर से। क्लियर हो गया, अरब सागर से। अब आप बंगाल की खाड़ी इधर देखो, बंगाल की खाड़ी की शाखा से दक्षिण पश्चिमी मानसून इस शाखा से कहाँ टकराता है, फिर कहाँ टकराएगा, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होगा। और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से, लौटी मानसून से जब इधर से मानसून लौटता है तो बंगाल की खाड़ी में पानी रहता है, तब कहाँ इसको टकराता है, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कोरोमंडल। लेकिन ये तीनों में सबसे अधिक वृष्टि छाया कहाँ बनाता है, कहीं नहीं बनता है, पवनमुखी ढाल उसको मिल जाता है कोरोमंडल तक, चेन्नई। इसीलिए लौटी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगा, कोरोमंडल। क्लियर हो गया ना। पवनमुखी ढाल का मतलब यहाँ पवन इसे टकरा, इसलिए पवन मुखी, हाँ पवनमुखी यानी वृष्टि छाया नहीं बनना, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र नहीं बनना। हो गया, इसके लिए ये हो गया, तुमको क्या हो गया, पवनमुखी ढाल। लेकिन अरब सागर के लिए पवनमुखी ढाल कौन होगा, पवन विमुखी दक्षिण पठार, क्योंकि वहाँ पे पवन जा ही नहीं पाता, कम वर्षा का क्षेत्र ही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दक्षिण भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होगा, तमिलनाडु में। और उत्तर भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होगा, लद्दाख या लेह लद्दाख के मरुस्थल में। क्लियर हो गया ना। और इधर लौटती हुई मानसून जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, यहाँ पे ये बताना प्रयास कर रहे थे, कुछ वाच यानी भारत का जो भौतिक स्वरूप है
वो कैसे कैसे प्रभावित करता है, वर्षा कहाँ अधिक होता है कहाँ कम होता है, ये हमने बताने का प्रयास किया। तो ये आपका था भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक में पहला भौगोलिक कारक, भौगोलिक स्थिति एवं उच्चावास संबंधी कारक। अगला कारक बताएंगे वायु दाब एवं पवने। चलो इसको लिखो। अब हम लोग भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में वायुमंडलीय वायुदाब एवं पवने से जुड़े कारक बताएंगे। इसके पहले हमने क्या बताया था, भौगोलिक रचना उच्चावास वो कैसे प्रभावित करता है, और फिर अब जो है वायुदाब एवं पवने ये कैसे प्रभावित करता है, वो गर्मी ऋतु में, और ये तब शीत ऋतु, शीत ऋतु में हम लोग बात करें। शीत ऋतु में वायुदाब एवं पवन, यानी भारत में ठंडा कैसे आता है, शीत ऋतु सीधा समझो कि हम शीत ऋतु वायुदाब पवन है, यानी शीत ऋतु भारत में कैसे आता है, क्यों आता है। पिछला तो पढ़े कि भारत में वर्षा कैसे होता है, अब भारत में ठंडा कैसे होता है। दो तीन चीज याद रखो होगा, दो तीन पे कमाना कुछ है नहीं, एक सूर्य है और एक ITCZ है, तो ये पे खेला है। सूर्य जो ही यहाँ आएगा कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तो ITCZ जो है हमेशा विषुवत रेखा पर स्थित है और निम्न वायुदाब के क्षेत्र में स्थित रहता है। पहले इसको समझो कि कहाँ रहता है ITCZ, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, बेचारा खड़ा है। ये कैसा क्षेत्र है, ये क्षेत्र निम्न वायुदाब रहता है। इसको गर्मी में रहना ज्यादा पसंद है, ITCZ को कहाँ रहना ज्यादा पसंद है, गर्मी में, क्योंकि विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इस पर दुनिया में जो ग्लोब है, खुदा समझ लो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी लंबवत सीधा रहता है, इसलिए सबसे अधिक वर्षा विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे होती है। इसलिए जब वर्षा यहाँ सबसे अधिक होगा तो नदियाँ भी सबसे अधिक यहीं मिलेगा, पहाड़ पर्वत भी यहीं मिलेगा, वन भी यहीं मिलेगा, झाड़ियाँ भी यहीं मिलेगी, पशुपालन के लिए चारा भी यहीं मिलेगा, कृषि योग्य भूमि यहीं होगा, तो कृषि सबसे अधिक यही क्षेत्र में होगा, तो कृषि होगा तो कृषि अधिशेष होगा, तो अर्थव्यवस्था का विकास, भरपेट भोजन, तो जनसंख्या वृद्धि, तो सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ है, भारत है, इंडोनेशिया है, चाइना है, विश्व का जितने जनसंख्या वाला देश है सब भूमध्य रेखा में है, देख लेना एटलस पे, ठीक है। तो ITCZ कहाँ पर स्थित होता है, 0 डिग्री विषुवत, यानी 0 डिग्री विषुवत कहेगा, या इसको भूमध्य रेखीय द्रोणी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। कभी विषुवत रेखा ना देखे ये ऑप्शन दे देगा तो घबराना नहीं है, एक ही बात हुआ, ठीक है। इसको गर्मी में पसंद है रहना, ठीक है। तो गर्मी के दिन में सूर्य जो है कहाँ लंबवत हो जाता है, कर्क रेखा पे, तो जब कर्क रेखा पे लंबवत होगा तो यह क्षेत्र निम्न दाब वाला बनेगा और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, उच्च दाब। जब गर्मी अधिक है तो वो निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा, ऐसा नहीं कि गर्मी अधिक है तो उच्च वायुदाब, उल्टा जाओ, गर्मी अधिक यानी तापमान अधिक तो निम्न वायुदाब क्षेत्र, तापमान कम तो उच्च वायु, क्लियर है ना। तो विषुवत रेखा निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, मतलब यहाँ तापमान अधिक है क्योंकि सूर्य यहाँ लंबवत हमेशा रहता है। जब गर्मी के दिन में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे जाती है, पड़ती है, यानी सूर्य उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब होता है कर्क रेखा के उत्तर, और
लंबवत करके रेखा पर लंबवत मतलब सूर्य यहाँ पहुंच गया। कब? अप्रैल से लेकर जुलाई के अवधि के बीच। तब ये क्योंकि इसको गर्मी पसंद है तो ये खिसक के कहाँ चल जाता है? ऊपर चल जाएगा। तो इसमें कमाल है, ये खिसक तो ऊपर जाता है तो ये काम क्या करता है? ये आकर्षित करता है, इसमें अट्रैक्शन है। किसमें? ITCZ में ये आकर्षित करता है। आकर्षित किसको करता है? पवने को, यानी हवा को। पवने हवा के ITCZ तुम लोगों से ज्यादा इसमें आकर्षण है। देखो पवन हवा को जो आकर्षित कर लिया वो सबसे ज्यादा महान होता है। ये इसमें इतनी आकर्षण शक्ति है कि पवन जने जने जाएगा अपने पीछे लेते जाता है। ये जहाँ यहाँ पहुंचा तो जो इसके बगल में मंडराते रहता है, कौन पवने? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने मंडराते रहता है विषुवत रेखा नीचे से। जो ही ये विषुवत रेखा पार करता है तो खींचेगा, क्योंकि इसमें क्या है? आकर्षण शक्ति है। किसको? पवने हवा को। जो ही ये यहाँ आया तो पवन पार करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। बताए थे पिछले वाला में। अब हम पढ़ा रहे हैं शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में क्या होता है? सूर्य कहाँ पहुंचेगा? दक्षिण में हो जाता है। शीत ऋतु में सूर्य कहाँ आ जाता है? मकर रेखा पे लंबा। तो मतलब जब दक्षिण हो गया तो स्वाभाविक है कि ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? निम्न वायुदाब का क्षेत्र। ये क्या बन गया? अब ये कहाँ गया? नीचे गया। नीचे गया ना तो अपने साथ पवन कहने लाएगा? नीचे लाएगा। चलो वहां तक क्लियर हो गया। आप देखो शीत ऋतु में पश्चिम एशिया मध्य एशिया क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तिब्बत में जो अगर एशिया देगा ऑप्शन में तो मार देना पश्चिम एशिया मध्य एशिया। अगर ये नहीं दिया ऑप्शन में तो हो सकता है तिब्बत में। तो तिब्बत में उच्च वायुदाब केंद्र का स्थापित होता है। कब? शीत ऋतु में। क्यों? क्योंकि सूर्य कहाँ? तो स्वाभाविक है ये क्षेत्र उच्च बनेगा, ये क्षेत्र निम्न बना। अब इधर से जो पवने, अब इसके उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र उसके बाहरी भाग देखो घेर दिए, ये बाहरी भाग है। बाहरी भाग में पवन चलता है। उस पवन का नाम है सूक्ष्म महाद्वीपीय निम्न स्तर का धरातलीय पवन। धरातलीय पवन का मतलब होता है जमीन के इर्द गिर्द, मतलब क्षोभ मंडल में। कहाँ? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में ये पवन चलता है। तो ये पवन ऐसे से चला। यहाँ हिमालय है तो पार होता नहीं बेचारा। पार होगा करने से भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से उत्तर पश्चिम क्षेत्र से इन्हें प्रवेश किया। और इधर से वो व्यापारिक पवने कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून वाला, वो बेचारा यहाँ आके बूढ़ा हो जाता है। NSE और NSE दोनों क्या हो गया? टकराया। इसको इधर से ये और इधर से ये टकराया। जब ये टकराया तो इसका नाम क्या बन जाता है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जब इधर से ये और इधर से ये टकराया तो इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम शुष्क पवने। तो उत्तर पश्चिम शुष्क पवने क्या काम करता है? तो शीत ऋतु में भारत का क्षेत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। मतलब शीत ऋतु आ गया। इधर से ये और इधर से ये दोनों जब टकराता है तो भारत में कैसा ऋतु आया? शीत ऋतु का आगमन हुआ। तो शीत ऋतु में सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इधर से सूक्ष्म धरातलीय निम्न स्तर के पवने। अब ये टकराया, NSE टकराया। जब ये क्षेत्र ठंडा होगा तो हवा को ठंडा से गर्म की ओर जाने में ज्यादा मजा आता है। यानी हमेशा जल से स्थल की ओर चलता है ना। स्वाभाविक है जब इसको गर्म ही क्षेत्र आएगा ना, निम्न वायुदाब बनेगा, उधर से अब ये पवने फिर क्या हो जाता है? लौट जाता है। उस पवन का क्या नाम है? उत्तर पूर्वी पवने, जिसको लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। तो लौटती हुई मानसून कैसे बन गया पता चला? इधर से जो दक्षिण पश्चिम मानसून गया यहाँ तक आते आते बूढ़ा हो जाता है और तब तक सूर्य कहाँ आ जाता है? ये अब बेचारा यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून इधर बढ़ेगा, पवन आगे बढ़े कि तब तक सूर्य कहाँ आ जाएगा? मकर रेखा पर।
तो स्वाभाविक है इसको लौटना विवश होता है। इधर से क्यों लौटना, तो इधर से वो इधर से भी आता है, इसको दोनों मिलन होता है उत्तर पश्चिम भारत में। तो उत्तर पश्चिम शुष्क पवने के नाम से जाना जाता है। यही उत्तर पश्चिम शुष्क पवने जब लौटता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, व्यापारिक पवने, जिससे सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे, कोरोमंडल तक में। ये पानियां कहाँ से उठाएगा अपने साथ, बंगाल की खाड़ी। ये क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना कि नहीं, ठंडा कैसे आया। चलो देखो क्यों नहीं होगा, यहाँ पंजाब यहाँ पे क्यों नहीं होगा, जो है इधर से जो पनिया थोड़ा मोड़ा बचा लौटते, जब एनए से ये मिला एनए से ये मिला तो पानी तो होगा इस ऋतु में। ठीक है, क्या चीज, दूसरा कारक है पश्चिमी जेट अष्टमी। दूसरा कारक क्या है, शीत ऋतु भारत में क्यों आता है। पहला तो था कि तिब्बत क्षेत्र में उच्च वायुदाब का केंद्र का विकास, वहां से शुष्क धरातलीय पवनें भारत में प्रवेश करती है, ये था मुख्य बात है। दूसरा है पश्चिमी जेट प्रवाह, या उसको पश्चिमी जेट अष्टमी कहते हैं। ठीक है, ये पवन कहाँ से बहती है, तो धरातलीय पवने कहाँ से, ये भी धरातलीय पवने है, लेकिन इसका उद्भव का केंद्र कहाँ है, क्षोभमंडल उद्भव का केंद्र है। और क्षोभमंडल क्यों होगा उद्भव का केंद्र, क्योंकि ये भी कैसा क्षेत्र बनता है, हमेशा हम बता रहे हैं पवन चलता है उच्च वायुदाब से। तो सेट हो गया ना दिमाग में कि नहीं सेट हुआ, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना। अब धरातलीय पवन ये चला, यहाँ पे तिब्बत का उच्च भूमि है, ठीक है। ये धरातलीय पवने जो क्षोभमंडल से चलता है पश्चिम मध्य एशिया से, कहाँ से, दिमाग में बैठा लो, चला पश्चिम मध्य एशिया से चला, तो क्षोभमंडल से चला, वो धरातल से चला, ये थोड़ा सा धरातल के ऊपर है। पश्चिम जेट स्ट्रीम जो पवन है वो धरातल से थोड़ा ऊपर है, यानी क्षोभमंडल से। उसका उद्भव जो हुआ था धरातलीय पवने, वो तिब्बत के उच्च भूमि क्षेत्र से, तिब्बत के, लेकिन इसका उद्भव का केंद्र है क्षोभमंडल, थोड़ा ऊपर, ठीक है, क्षोभमंडल से। तो ये यहाँ से चलता है तो तिब्बत का उच्च भूमि मिलता है इसमें, चूंकि ऊपर है तो स्वाभाविक है जमीन में से आता तो ऐसे करके पार हो जाएगा, लेकिन जब ऊंचा चला तो टकराइबे करेगा, टकराएगा ना। यहाँ से पवन चला टकराया तो दो शाखा में बदल जाता है, सुधा दो शाखा, एक शाखा इधर चल जाता है जो तिब्बत के पठार के किनारे किनारे, एक शाखा जो है टकराता है तो वो ये हिमालय का क्षेत्र है ना, यहाँ से टकराता है तो भारत में प्रवेश करता है ना, भारत ये प्रवेश कर रहा है। अब देखो जो इधर टकरा के उत्तर उच्च भूमि, तिब्बत के उच्च भूमि का जो उत्तर भाग में जाता है उसको बोलते हैं जेट प्रभाग का उत्तरी शाखा, मतलब उत्तर दिशा में भारत में प्रवेश नहीं करता, भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में प्रवेश नहीं करेगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा। अब चलो यहाँ जो टकरा के जब भारत में घुसता है तो इसको कहते हैं जेट प्रभाग का दक्षिणी शाखा। इसका दिशा किधर है, पूर्व है ना, पूरब। भारत में प्रवेश कहाँ से प्रवेश करता है, उत्तर पश्चिम भारत से। जब प्रवेश किया तो भारत में जाड़े मौसम में प्रभाव डाला, जाड़ा में वर्षा कराएगा। जाड़ा में तुम पूछ रहे थे कि वर्षा पंजाब और क्षेत्र में सर जो होता है, या मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में, यूपी में, तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम, क्लियर है ना। इसका दाब 200 से 300 मीटर, इसका प्रवाह होगा। प्रवाह मतलब होता है बहाव। प्रवाह का औसत स्थिति क्या है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, 30 डिग्री जहाँ है उसको 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से ऊपर, यानी 30 ऊपर जितना ले वहाँ पे बहता है। एटलस में देख लेना 20 डिग्री भारत
इसको रखोगे 20 डिग्री का इसके ऊपर बढ़ता है। क्लियर हो गया। और इसी से ठंडा आता है, वर्षा भी हो जाता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में क्षेत्र में जो वर्षा होती है इसी से पश्चिमी जेट स्ट्रीम से। और लौटती हुई मानसून का जो कारण बनता भी कौन है? ठीक है, गर्मी के दिन में जो वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उसका कारक है, एक कारक में पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम से का मतलब हो गया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और पश्चिमी जेट स्ट्रीम का मतलब हो गया लौटती मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून बराबर पश्चिमी जेट स्ट्रीम, दक्षिणी पश्चिमी मानसून बराबर पूर्वी। क्लियर हो गया ना? ये कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं रखेगा, मार देगा एकदम तुरंत। ठीक है, यहाँ पे चलो लिखो इसको। अब आते हैं हम लोग पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। चक्रवात जो उठता है अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चक्रवात दोनों में पूछेगा तुलना में कि सबसे अधिक कहाँ चक्रवात उत्पन्न होता है, तो बंगाल। ठीक है, क्लियर है ना? उठता है दोनों में, उद्भव होता है चक्रवात का, पश्चिम ये भाग अरब सागर में भी और पूरा भाग बंगाल की खाड़ी। लेकिन दोनों में तुलनात्मक तो बंगाल की खाड़ी में अधिक, और शक्तिशाली सबसे अधिक तो बंगाल की खाड़ी, तबाही सबसे अधिक मचाता है तो बंगाल की खाड़ी वाला ही चक्रवात। अब इधर पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, इसका उद्भव का केंद्र है भूमध्य सागर। कहाँ है? भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और भारत में प्रवेश करता है। भारत में इसको धक्के लेके आता है। चलो तुम भारत की तरफ पश्चिमी, उसके पहले पढ़ा जाए पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उसी के माध्यम से भारत में क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है। और शीतकाल में रात्रि का जब ये प्रवेश करता है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, तो शीतकाल में रात्रि का तापमान कैसा होता है? वृद्धि हो जाती है। इसका यही प्रभाव है, ठंडा दिन में वृद्धि हो गया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसका उत्पत्ति का आधार है लौटती मानसून। इधर से आया, बंगाल की खाड़ी में किया, पनिया अपने साथ लिया, और इस पे कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर दोनों यहाँ पे टकराता है, तीनों में, तीनों राज्य में आता है। तो क्या होता है? भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा, पवन की गति तीव्र, विनाशकारी। जो बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो विनाशकारी है, पवन की गति बहुत तीव्र होता है, मूसलाधार वर्षा और भारी वर्षा। 2002-03 में आया था, उड़ीसा में काफ़ी तबाही मचा था। लगातार 10-15 दिन चल रहा था ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अक्टूबर के महीना में दुर्गा पूजा का टाइम, तो उसका प्रभाव बिहार में था। बिहार में भी 10-15 दिन से एकदम काफ़ी हवा चल रही थी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय। तो ये था शीत ऋतु में वायुदार एवं पवने से जुड़े कारक। अब अगला बताएंगे गर्मी ऋतु में वायुदार एवं पवने का कारक। क्लियर है? इसको चलिए लिखिए, यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए अब हम लोग आते हैं अगला ग्रीष्म ऋतु। ठंडा ऋतु पढ़ लिया, फिर ग्रीष्म ऋतु में भी धरातलीय वायुदार पवने। शीत ऋतु में उधर से चलेगा पश्चिम मध्य एशिया से भारत की ओर, हाँ, तिब्बत पठार। और अब गर्मी ऋतु में, अब शीत ऋतु में उधर बनता है निम्न वायुदार, उच्च वायुदार, उच्च वायुदार। ठीक है, और नीचे गर्मी ऋतु में उधर नीचे उधर से उधर जाएगा। इसमें क्या फिर सूरज का, सूर्य का ये है ना, वहाँ भी देखिए यहाँ भी देखिए। अब तो रटाया जाना चाहिए। हाँ हाँ, वो समझाएंगे ही नहीं वायुदार, अभी तुमको कौन समझाएगी?
सीरिया का दायित्व है। ठीक है, ये तुम्हारा दायित्व है, चलिए बता दे रहे हैं। अब समझो 0 डिग्री विषुवत वृत्त, ठीक है। अब यहाँ पे मकर रेखा है नीचे, मकर रेखा वाला का इधर भाग उच्च वायुदाब होगा, क्यों? क्योंकि सूर्य कहाँ है? कर्क रेखा। क्लियर है ना? ये हमेशा निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहा है। कौन? सूर्य। ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त यानी भूमध्य सागर पट्टी जो है, भूमध्य सागर ये पट्टी हमेशा एक आदर्श स्थिति में कहें तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। यहाँ पे एक पगने चलता है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पगने, ये मंडराते रहता है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पगने। कहाँ पे? 0 डिग्री विषुवत वृत्त के पास, यानी ITCZ जो क्षेत्र है, इसका पूरा नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, पूरा नाम। आगे इसको लिखाएंगे तब हम वहाँ पे दिखा देंगे। ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। इसका ये ITCZ का जो कार्य है, इसका मुख्य कार्य समझो, पवनों को अपनी ओर आकर्षित करना, इसका ये काम, मुख्य काम यही है। और ये गर्मी में रहना ज़्यादा पसंद करता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र गर्मी में रहना। कौन? जिधर जिधर गर्मी रहेगा उधर उधर, और अपने साथ भी पवन बेचारा के ले जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। इसका 2 चीजें हैं। ITCZ का काम है पवनों को अपनी ओर आकर्षित करना, और ये गर्मी क्षेत्र में ज़्यादा पसंद करता है जहाँ तापमान उच्च हो, मतलब निम्न वायुदाब क्षेत्र निम्न होगा, तापमान उच्च होगा। क्लियर है? अब जब सूर्य अप्रैल से जून के महीना में वो कर्क रेखा पर लंबत होता है, जून महीना के आसपास जब सूर्य लंबत हो जाता है, जून, ठीक है, सूर्य लंबत हो जाता है कर्क रेखा में जून महीना के बाद, तब क्या होता है? ये क्षेत्र जो है निम्न वायुदाब में बदलता है। क्या में? निम्न वायुदाब। किधर? आपको भूमध्य रेखा के ऊपर, यानी 5 डिग्री जो है। अब इसको समझो, ये जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं 0 से 5 के ये ऊपर भाग है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ये जो 0 से 5 डिग्री जो है, ये क्या है? भूमध्य रेखीय ही है, भूमध्य, और इधर फिर 0 से 5 डिग्री भूमध्य रेखीय होगा, ठीक है। जो ही सूर्य जून के महीना में जब यहाँ पे कर्क रेखा पे लंबत होता है, तो ये 5 डिग्री के ऊपर का क्षेत्र बन जाता है निम्न वायु दाब। तो स्वाभाविक है कि ITCZ इसको किधर आना पसंद है? तापमान उच्च वायुदाब निम्न, उनको किधर आना पसंद है? उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब? निम्न वायुदाब। तो स्वाभाविक है कि निम्न जून महीना में यहाँ बन रहा है निम्न वायुदाब का क्षेत्र, तो ये कहाँ से खसक गया? उत्तर दिशा में। ITCZ विषुवत रेखा पार कर गया और उत्तर दिशा में आ गया ना। तो जब ये उत्तर दिशा में आया तो इसका काम क्या है? तो इसके बगल मंडरा रहा है जो पवन, वो अपनी ओर खींचा, और कितना डिग्री पूर्वी देशांतर से पार किया? 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने विषुवत रेखा का क्या है? पार हो रहा है ना? पार हुआ ना? पार हुआ तो पार होके यही दिशा में, लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाता है। क्यों? कोयलस पर जैसी विषुवत रेखा का पार करता है ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, तो कोयलस बल का प्रभाव वहाँ पे फेरल का नियम है, फेरल का नियम और कोयलस बल का प्रभाव लगता है, तो ये दाईं ओर गिरा। तो ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने था, इसका नाम क्या हो गया? दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये हुआ ना।
अब इसका नाम क्या हो गया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये पश्चिमी तट पे, और जहाँ सबसे पहले टकराता है, सबसे पहले कहाँ टकराता है? केरल पे। जहाँ सबसे पहले टकराता है उसको बोलते हैं मानसून। मानसून प्रस्फोट नाम सुने हो? एकाएक फट जाना। तो सबसे पहले कहाँ टकराता है? केरल। तो मानसून प्रस्फोट जो कहते हो, ये फटना केरल तट पे, ठीक है। अब जुलाई माह में, ये तो जून माह वाला कहानी समझ गया। जून माह में क्या क्या हुआ? जून माह में क्या हुआ कि सूर्य लंबत है, तो ये क्षेत्र निम्न वायुदाब बना। तो ITCZ विषुवत रेखा का पार किया, अपने साथ पवन को लेते गया। जो पवन जो पार किया विषुवत वृत्त के 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच पर किया न, कोइलस बल का प्रभाव लगा कि दक्षिण पूर्वी व्यापारी पथ में मुड़ गया, भारत में घुस गया। इसका नाम अब पड़ गया दक्षिण पश्चिमी मानसून। निम्न वायुदाब का क्षेत्र ये बना। अब ये ITCZ यहाँ पहुँचता है जुलाई माह में गंगा मैदान। कैसे पहुँचता है? क्योंकि सूर्य उत्तरायण होने और उत्तरायण उत्तर जाता है, कर्क रेखा से उत्तरायण उत्तर। तो स्वाभाविक जैसे उत्तर जाएगा तो निम्न वायुदेव क्षेत्र अब इधर भी बना, यहाँ बन गया इस भाग में। तो ये अब खिसक के कहाँ पहुँच गया? अब पहला जून में पहुँचा विषुवत वृत्त के उत्तर, और जुलाई में पहुँच गया गंगा मैदान। गंगा मैदान मतलब 20 डिग्री से 25 डिग्री पूरे अक्षांश में पहुँच गया। जब यहाँ पे ITCZ गंगा मैदान पर पहुँचता है, गंगा मैदान में पहुँचता है ITCZ, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ कहाँ पे? गंगा मैदान, यहाँ पे ITCZ। यहाँ पे ITCZ जुलाई माह में पहुँचता है, तो उसको गंगा के मैदान में, तो उसको बोलते हैं मानसून गर्त बोलते हैं। मानसून गर्त का मतलब हुआ कि उत्तर पश्चिम भारत जो है, इस उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में निम्न वायुदाब का विकास होता है। ITCZ का गंगा मैदान में पहुंचने के बाद उसको कहते हैं मानसून गर्त का विकास हुआ। और मानसून गर्त का मतलब होता है कि यहाँ जब मानसून गर्त का निर्माण होता है तो इसका प्रभाव ये हुआ, ITCZ यहाँ पहुँचा तो स्वाभाविक इस क्षेत्र में क्या बनेगा? निम्न वायुदाब क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र बना, ये किसके कारण? मानसून गर्त। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ITCZ कहाँ पहुँच गया? मतलब 20 डिग्री से, अब क्लियर हुआ? तो जब ये पहुँचेगा ITCZ यहाँ, तो यहाँ पर जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम ठंडा वाला जो पवन है, वो छटपटा किधर भागेगा? लौट जाएगा, बोलेगा अब हमारे कोई जरूरत नहीं है, हमसे शक्तिशाली घर से आ रहा है, तो हम क्यों क्या करेंगे? यानी पूर्वी जेट स्ट्रीम आ रहा है, तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या करेगा? यहाँ से पीछे लौटेगा। यानी ठंडा नहीं, अब क्या? वर्षा गर्मी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया। इधर से इधर उत्तरी गोलार्ध, इधर से विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री, उसके उत्तर और उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? आ गया? और तुम क्लियर है? आज तुम उदास क्यों हो? उदासी का तो कारण कि तुम्हारी मुस्कान में ऐसा लग रहा है कि उदासी है। ठीक है, लिखो। अब हम लोग ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के दिन में वायुदाब पवने में हम लोग देखते हैं अगला दूसरा पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम का उत्पत्ति का कारण क्या है? कि पहला कारण है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम का तिब्बत पठार के उत्तर में क्या है? वापस लौट रहा है भारत से। भारत में जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो किधर जा रहा है? तिब्बत का पठार जा रहा है ना, तिब्बत की पठार की विस्तार। दूसरा क्षोभ मंडल में उच्च वायुदाब केंद्र का विकास। क्षोभ मंडल में उच्च वायुदाब केंद्र का विकास। क्षोभ मंडल तिब्बत का पठार गर्मी के दिनों में जब तपता है तो झारखंडी क्षेत्र में निम्न वायुदाब, ठीक है, लेकिन क्षोभ मंडल में
उच्च वायुदाब। ठीक उसी तरह मेडागास्कर द्वीप के पास क्षोभमंडल में उच्च वायुदाब का विकास, लेकिन जो धरातलीय क्षेत्र है वह क्या होगा, निम्न वायुदाब। तो पूर्वी ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, ठीक है। जब शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी पवने, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी पवने क्षोभमंडल में प्रवाहित हो रहा है, तब कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। और जब शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी पवने धरातलीय में बह रहा है, तब कहेंगे उत्तरी पूर्वी पवने, उत्तरी पूर्वी शुष्क पवने, या उत्तरी पूर्वी महाद्वीपीय धरातलीय शुष्क पवने जो लिखे थे ना, वही। जब धरातल में है ठंडा, देखो पवन एक ही है, सीधा कॉन्सेप्ट समझो, पवन है, खाली बहने का आधार के कारण उसका नाम में परिवर्तन है। जब धरातल के सट के बह रहा है तब उत्तर पूर्वी लौटती मानसून जिसको कहते हैं, और जब वही पवन क्षोभ मंडल में बह रहा है तब बोलते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम। क्लियर हो गया। अब गर्मी ऋतु में, गर्मी ऋतु में जो पवने धरातलीय मतलब सागर से विषुवत रेखा का पार करते हुए क्षोभमंडल के नीचे, क्षोभमंडल के निचली सतह पे जब वो बहती है तो उसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। और जब वह क्षोभमंडल में बहा तब उसको क्या कहेंगे, पूर्वी जेट स्ट्रीम। क्लियर हुआ तुमको। यानी एक पवन का बहाव के कारण उसका दो नाम चेंज हो रहा है। क्लियर है ना। अब देखो तो ठीक उसी प्रकार पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे हुआ। इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब है, धरातल क्षेत्र में और इधरो धरातल क्षेत्र में निम्न वायुदाब। इस क्षेत्र के क्षोभ मंडल में क्या बना, और यहाँ भी तो पूर्वी जेट स्ट्रीम हमेशा क्षोभ मंडल में ही, गर्मी की ऋतु में क्षोभ मंडल उसका उद्भव का केंद्र होगा, और बहाव का दिशा तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र में जाइबे करेगा। क्लियर है ना। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी उद्भव का केंद्र ठंडा के दिन में क्षोभ मंडल होगा। क्लियर है, क्योंकि क्षोभ मंडल में हमेशा उच्च वायुदाब केंद्र का विकास होता है। क्लियर है ना। इसलिए उसका बहाव क्षोभ मंडल की ओर जाएगा, क्षोभ मंडल उसका उद्भव का केंद्र होगा, और बहाव की दिशा हमेशा उच्च से किधर जाएगा, निम्न की ओर। तो ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, मेडागास्कर द्वीप के पास वायु आरोहण बनता है, वायु आरोहण के कारण वहाँ उच्च वायुदाब का केंद्र का विकास होता है। वहाँ पवन जो है क्षोभ मंडल में जब बहती है निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर, भाग की ओर, तो उसका नाम क्या हो जाता है। और ये क्या पूर्वी जेट स्ट्रीम किसको लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मानसून को भारत में लाता है। क्लियर है। एक तो अब समझो ठेठ में IT से जेट तो पवन को खींचा अपनी ओर, लेकिन उसके साथ पनिया भी तो चाहिए। तो ये पूर्वी जेट स्ट्रीम से टांग ले रहता है व्यापारिक पवन को, पानी लेते रहो, और ऐसे क्षोभ मंडल में जब तक वो टांगेगा नहीं तो उसमें पनिया आएगा ही नहीं। पश्चिमी पूर्वी जो वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून में खूब वर्षा होता है, इसका वजह क्या है, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को आर्द्रता बनाए रखता है, आर्द्र। और आर्द्र जब बना रहेगा तो वो पानी समुद्र वाला अपने साथ लेगा, जहाँ जहाँ पर्वत मिलेगा, मतलब पवनमुखी ढाल या वृष्टि छाया नहीं, जहाँ भी होगा वहाँ पर वो पनिया ढक देगा और वर्षा होने लगेगा। इसमें क्या समझना था। तो भगवान वर्षा कराता है, तुम लोग बोलती होगी है भगवान चलो इसके लिए यज्ञ कर रहा है, खूब बोलो चंदा कर रहा है, वर्षा नहीं हो रहा, भगवान फिर वर्षा कराएगा, ऐसा है ना, मान्यता है मानी। तो ये क्लियर हो गया ना। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम उत्पत्ति का कारण और इसका प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या पड़ा,
पड़ता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से फिर क्या कराता है? वर्षा भारत में प्रवेश कराता है, फिर वर्षा इसी के कारण से होता है। और ठंडा के दिन में जो वर्षा होता है उत्तरी पूर्वी मानसून से पश्चिमी जेट स्ट्रीम उस क्षेत्रवा में। क्लियर है ना? तो घुसा पपड़िया में, किसको नहीं घुसा? चलो तो ठीक है, लिखो। चलिए, तो अब ग्रीष्म ऋतु में जो देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भी वर्षा होता है भारत में। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम कहाँ स्थित होता है भारत में? तटीय अक्षांश से वायुव्य तटीय अक्षांश, या भारत में प्रवेश कराता है अपने साथ। इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कौन प्रवेश कराता है? पूर्वी जेट चक्रवात। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। यहीं पे जो पवन है ना, यही पवन है। इसी पवन में जो पूर्वी जेट स्ट्रीम के माध्यम से बहता है वो क्या कहलाता है? और भारत में प्रवेश कर गया बंगाल की खाड़ी में भी। लेकिन पूछेगा कि गर्मी के दिनों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक कहाँ से? अरब सागर शाखा से, बंगाल की खाड़ी से कम गर्मी के दिनों में। ठंडी के दिनों में सबसे अधिक यहाँ। अब गर्मी प्लस ठंडा दोनों मिला लो और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के शाखा दोनों मिला लो, तो सबसे अधिक चक्रवात कहाँ से? और सबसे अधिक शक्तिशाली। क्लियर हुआ? अब गलत नहीं ना हुआ एग्जाम में? गलत हो जाएगा। चलो तो इसको लिखो। ये है बंगाल की खाड़ी से। अब ये देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होता है, ये अंडमान द्वीप, जो अंडमान द्वीप नाम सुने हो? अंडमान द्वीप में वर्षा लौटती हुई मानसून से नहीं होता है। किससे होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। क्लियर हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप में जो वर्षा होता है, अंडमान और निकोबार में जो वर्षा होता है वो किस मानसून से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ध्यान रखना, क्योंकि यही मानसून यहाँ पे म्यांमार में यहाँ से टकराता है, तब दारू खांसी प्रवेश करता है। क्लियर हो गया? चलो लिखो। चलो, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में हमने दो कारक पढ़ लिया था, दो भागों में। एक भौगोलिक आकृतियाँ भारत को चौवाच जिसको बोलते हैं, दूसरा वायुदार एवं पवन, ये न प्रभावित करता है। तो इसमें अब फाइनली दोनों को हमने बताया। लास्ट में निष्कर्ष के रूप में हमने फाइनल कर देते हैं कि जो कन्फ्यूजन तुम लोगों को चलते रहता है। निम्न वायुदार बराबर क्या होगा? तापमान। और उच्च वायुदार बराबर तापमान। क्लियर हो गया? पवने की प्रवाह की दिशा हमेशा वायुदार से। क्लियर हो गया? भारत में शीत ऋतु में कैसा दाब का क्षेत्र बनेगा? क्यों? क्योंकि सूर्य उस समय कहाँ हो जाता है? दक्षिणायन। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, मतलब मकर रेखा पे चल जाते हैं। इसलिए भारत में शीत ऋतु में उच्च वायुदार का क्षेत्र का विकास होगा। और ग्रीष्म ऋतु में भारत में, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत उत्तरायण आ जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? पूर्वी जेट स्ट्रीम बराबर दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसका मतलब है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति के कई कारणों में कारण पूर्वी जेट स्ट्रीम है। क्लियर हो गया? अगला, पश्चिमी जेट स्ट्रीम बराबर उत्तर पूर्वी मानसून। यहाँ है पूर्वी जेट स्ट्रीम बराबर दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ है पश्चिम जेट स्ट्रीम बराबर उत्तर पूर्वी मानसून, मतलब लौटती मानसून। मतलब इसका उत्पत्ति का कारण ये भी है। अभी धरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोरोवर जो हमने बोला उसको लिख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में जो चक्रवात उत्पन्न होता है किससे होता है? अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी दोनों में होता है। लेकिन सबसे अधिक पूर्वी जेट स्ट्रीम से चक्रवात
की खाड़ी में कम। अब शीत ऋतु में चक्रवात की उत्पत्ति किससे? पश्चिमी जेट स्ट्रीम से। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में अधिक। अब समझो कि सबसे अधिक चक्रवात कहाँ से? दोनों मिलाकर। और सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सा चक्रवात? बंगाल की खाड़ी में जो शक्तिशाली चक्रवात है किसका? मतलब शीत ऋतु का, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का, ना कि ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ से भी उत्पन्न होता है। तो सबसे अधिक चक्रवात जो शक्तिशाली है वो बंगाल की खाड़ी वाला है। किस ऋतु का? शीत ऋतु वाला। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम। यहाँ देखिए सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति शीत ऋतु का चक्रवात बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर में सबसे अधिक चक्रवात की उत्पत्ति होती है। क्लियर हो गया ना? अब तो गलत नहीं होगा। तो ये था आपका जलवायु में हमने जलवायु की अवधारणा, जलवायु का भारत के जलवायु पर प्रभाव के क्या कारण हैं, कौन कौन चीज़ें थी, हमने ऑल ओवर आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। अब देखते के साथ कितनों घुमा के पूछेगा मान ही दोगे। तो एनसीईआरटी एक बार इसको जरूर पढ़ लेंगे। मेरा अनुरोध है आप लोगों से, सभी से, एनसीईआरटी एक बार रीडिंग जरूर मार लेंगे तो उससे और चीज़ें होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अगले क्लास का इंतजार कीजिए। अगले क्लास क्या पढ़ाएंगे? मानसून। भारत में मानसून पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू।